चलिए आज हम कन्फेशन के बारे में पढ़ेंगे या कन्फेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कन्फेशन क्या होगा या कन्फेशन होता क्या है, ये कितने तरह के होते हैं, इसकी क्या एविडेंस वैल्यू होगी, कौन कौन से कन्फेशन रेलेवेंट होते हैं या वॉलंटरी होते हैं, कौन कौन से कन्फेशन इररेलेवेंट होते हैं या इनवॉलंटरी होते हैं, और कोशिश करेंगे साथ साथ ही कन्फेशन और एडमिशन में हम डिफरेंशिएट भी कर सकें। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने एडमिशन के बारे में बात की थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एडमिशन क्या होता है, कितने तरह के होता है, कौन कौन कर सकता है, ये कहाँ रेलेवेंट होता है, या और बहुत सारी चीज़ें। तो जैसा कि कन्फेशन की अगर हम बात करते हैं तो कन्फेशन हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है इसका कोई रीज़न नहीं पता है। फिर भी अगर हम एज अ लेमैन या एज अ लीगल स्कॉलर की बात करें तो कन्फेशन क्या होता है, या कन्फेशन हम एक सिंपल वर्ड में क्या समझें, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम कन्फेशन मान सकते हैं। कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन चार्ज्ड with a crime suggesting an inference as to any fact in issue or relevant fact। कन्फेशन उस व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए या उस व्यक्ति के द्वारा जो कि एक अक्यूज्ड है या फिर उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हैं और उसकी स्टेटमेंट से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं या कोई न क्राइम करके आया है या इसने कोई क्राइम कमिट किया है। उसके बाद एक केस था हमारे पास पाकला नारायण स्वामी वर्सेस सिंपल। उसमें कन्फेशन की डेफिनेशन को देने की कोशिश की गई थी। उसमें क्या डेफिनेशन थी, कन्फेशन इज दैट इट मस्ट आइदर एडमिट द गिल्ट इन टर्म्स और एडमिट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस। तो पाकला नारायण के स्वामी में जो कन्फेशन की डेफिनेशन आती है, सिंपल सी लाइन में ये समझें कि डायरेक्ट एक्यूजेशन मीन्स कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिससे ये हमें लगे या हम अनुमान करें या हम प्रिज्यूम करें कि सामने वाले बंदे के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है और उससे एक गिल्ट प्रूव्ड होता है, चाहे उसने सारे फैक्ट को एडमिट कर लिया हो या फिर उसने कोई ऐसी चीज़ें बताई हो जो कि सब्सटेंशियली भी हमें ऐसा लग रहा हो कि उसने कोई क्राइम किया हो। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने, इनकल्पेटरी कन्फेशन और एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। तो जो इनकल्पेटरी कन्फेशन को जो मान्यता या रिकग्निशन मिली है वो पाकला नारायण स्वामी के केस में मिली है, जिसमें इनकल्पेटरी कन्फेशन का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट एक्यूजेशन टूवर्ड्स द अक्यूज्ड पर्सन मीन्स जो स्टेटमेंट दे रहा है उससे ये सीधा सीधा प्रूफ हो रहा है कि उसने कोई ना कोई क्राइम किया होगा या उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा हुआ है। एक्सकल्पेटरी कन्फेशन का मतलब होता है कि किलिंग इन प्राइवेट डिफेंस, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में इससे रिकग्निशन नहीं मिली है एक्सकल्पेटरी कन्फेशन को। एक्सकल्पेटरी कन्फेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वो आता है बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। ये केस आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। बलविंदर कौर का जो केस था इसके फैक्ट कुछ इस तरह से। बलविंदर कौर जो होती हैं वाइफ होती हैं किसकी, डिजीज्ड की। जो बलविंदर कौर के हस्बैंड होते हैं वो एक फ़ोटोग्राफ़र होते हैं और एक दिन वो कोई फ़ोटोग्राफ़र की जो केमिकल होता है जिससे फ़ोटो साफ की जाती है वो ला कर रख देते हैं और उसी के बगल में एक मेडिसिन रखी होती है जो कि पेट दर्द के काम में आती है। अचानक एक दिन क्या होता है कि बलविंदर कौर के हस्बैंड को पेट में दर्द होता है। बलविंदर कौर भाग कर जाती है और जल्दी में बाय मिस्टेक वो उसी केमिकल को ले आती है जिससे फ़ोटो साफ की जाती है। अब क्या होता है, जैसे ही वो केमिकल उसने लिया उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो जाती है, किसी भी पर्सन की डेथ हो जाए आपके सामने आपकी वजह से, या आप भले ही उसको जानबूझ कर किए हो या नहीं किए हो, डर तो आपको लगेगा। इसी में क्या होता है, बलविंदर कौर जी डर जाती हैं और एक पर्सन की मदद से वो अपने पति की बॉडी को क्या कर देती हैं, एक उसमें ट्रंक में डाल देती हैं। जो उनका मदद करने वाला पर्सन होता है वो भाग चुका होता है। जब ट्रायल होता है तो बलविंदर कौर जी सेम स्टेटमेंट देती हैं कि मैं बाय मिस्टेकन उस केमिकल को ला कर देती हूँ। तो कोर्ट ने यहाँ कहा
कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी कन्फेशन जो कि प्राइवेट डिफेंस को क्या करते हैं इंगित करे या उसकी से इंडिकेट करे, उसको हम एज अ कन्फेशन नहीं मान सकते। तो एक कॉन्सेप्ट आया यहाँ कि जो भी कन्फेशन होगा या तो पार्टली मतलब फुली रिजेक्ट हो जाएगा या तो फुली एक्सेप्ट होगा। पार्शियल कि जो स्टेटमेंट होगी कन्फेशनल है उसको ले लेंगे, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है उसको हम नहीं लेंगे। एक केस और हमारे सामने याद आता है इसी के साथ साथ, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1959। वहाँ जो केस मतलब जो कोर्ट होती है उन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी पार्ट को अगर कन्फेशनल पार्ट को लेते हैं जिसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर प्रूफ हो रहा है केस तो हम ले सकते हैं, ये यही बात ख़त्म हो जाती है। तो अभी हमने कन्फेशन, क्या है कन्फेशन? कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिससे हमें ये साबित हो या हम ऐसा अनुमान लगा सकें कि सामने वाले के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है। पाकला नारायण स्वामी देखा हमने, उनमें एक डेफिनेशन आई, पलविंदर कौर देखा और निशिकांत झा को हमने देखा। फिर आप बात करें या हम बात करते हैं सारी उस चीज़ों की कि टाइप्स क्या हैं या फॉर्म्स क्या हैं या कितने काइंड्स हैं कन्फेशन के। तो कन्फेशन किसी भी तरह से हो सकता है, वो ओरल हो सकता है, वो रिटन हो सकता है, एनी फॉर्म जो कि प्रेस्क्राइब्ड है। इन सब चीज़ से होते हुए भी दो चीज़ें, पहला जुडिशियल, दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल मीन्स फॉर्मल, एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स इनफॉर्मल। तो जो जुडिशियल कन्फेशन होता है उसका मतलब ये है कि जब कोई भी या कोई भी पर्सन हो जो कन्फेस करे इन द कोर्ट। अगर कोर्ट में आप कोई भी चीज़ कन्फेस करते हैं तो वो जुडिशियल कन्फेशन होता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? जब आप किसी स्ट्रेंजर को कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे आपको लगे कि आपने कोई क्राइम किया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आप किसी को भी, अपने आप फ्रेंड को बता रहे हो, अपने आप कलीग्स को बता रहे हो, अपने आप वाइफ को बता रहे हो, अपने आप रिलेटिव को बता रहे हो। इन टाइप्स के जो भी कन्फेशन होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करते हैं ये। उसके बाद कहता है कि जो कन्फेशन है, कन्फेशन जो है एक देखा जाता है गुड पीस ऑफ एविडेंस है। कौन सा? जुडिशियल कन्फेशन। जो जुडिशियल कन्फेशन है हमारा वो एक गुड पीस ऑफ एविडेंस है। क्यों? क्योंकि वो बिफोर द मजिस्ट्रेट होता है, मीन्स आप कोर्ट में जाकर कहते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा CRPC में भी आता है। कौन सा सेक्शन? 164, जिसमें कन्फेशन की बात की गई है, जहाँ मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। बट जो हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है या जो इनफॉर्मल कन्फेशन है वो एक गुड पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, वो एक वीक नेचर का है। मीन्स उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं कि हम इसी को बेस बनाकर क्या करें, किसी सामने वाले पर्सन को अक्यूज्ड बोल दें या उसे कन्विक्ट कर दें। अब हम बात करते हैं, यहाँ हम एक डिवाइड करते हैं चीज़ों को कि ऐसे कौन से कन्फेशन हैं जो कि इररेलेवेंट हैं या इनवॉलंटरी हैं, और दूसरे ऐसे कौन से कन्फेशन हैं जो रेलेवेंट हैं और वॉलंटरली हैं। तो दोज कन्फेशन विच आर इररिलेवेंट आर प्रोवाइडेड फ्रॉम सेक्शन 24 to 26। सो 24 क्या कहता है? कन्फेशन कॉज्ड बाई, तीन चीज़ें हैं। कन्फेशन कॉज्ड बाई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस। शॉर्ट फॉर्म में TIP। जैसा कभी हमने सेक्शन 9 में TIP का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। यहाँ उससे मतलब नहीं है, आप अपने याद करने के लिए याद कर सकते हैं TIP, थ्रेट, इंड्यूसमेंट एंड प्रॉमिस। अगर कोई भी कन्फेशन इन तीनों कंडीशन के होते हुए अगर कोई करता है तो ये कन्फेशन कौन सा माना जाएगा? इनवॉलंटरली माना जाएगा। और ये कन्फेशन कहाँ होना चाहिए? इन पर्सन इन अथॉरिटी, मीन्स आप अपने बॉस के अंडर में रह के करते हैं। कोई क्लर्क है, कोई एजेंट है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर भी उसका कोई एक बॉस है, आप उसके इंड्यूसमेंट में आके करते हैं, उसके डराने धमकाने से आप करते हैं। या कोई ऐसा प्रॉमिस करता है कि भैया ये कन्फेस कर लो, हम आपको प्रमोशन दे देंगे। या कोई पुलिस ऑफिसर आपके सामने आके कन्फेस करता है, आपके सामने ये लालच देता है, आपको इंड्यूस करता है कि देखो तुम कन्फेस करो, मैं इसमें हेल्प करूँगा।
फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई मजिस्ट्रेट है और ये कहता है सामने वाले पर्सन से कि देखो तुम अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करो, मैं ही तुम्हारा केस ट्राई कर रहा हूँ, या पुलिस कहते हैं मैं ही तुम्हारा केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और मैं तुम्हें फेवर करूँगा। और अगर इस स्टेटमेंट के लहजे में आके सामने वाला पर्सन अगर कन्फेस कर लेता है तो दिस कन्फेशन इज़ हिट बाय द सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। मीन्स कहीं ना कहीं उसे इंड्यूसमेंट हुआ, कहीं ना कहीं उसे डर लगा, कहीं ना कहीं उसे कोई प्रॉमिस किया गया, उसे लालच दी गई। अब एक बात और आती है, कोई आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं और आपसे ये कहते हैं कि देखो आप अपने ना गिल्ट को एक्सेप्ट कर लो क्योंकि आपने बहुत सारे पाप किए हैं, अब दूसरा पाप करने से बचो। इस टाइप का अगर कोई पर्सन करता है तब ये कन्फेशन रेलेवेंट होगा और एडमिसिबल होगा कहाँ, एज अ एविडेंस इन द कोर्ट। लेकिन कोई ऐसा इंड्यूसमेंट या कोई ऐसा प्रॉमिस आपके साथ किया जाता है जो आप इस नॉर्मल लाइफ में जीने मतलब उसको इंजॉय ही नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई स्पिरिचुअल गुरु बैठा हुआ है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही जानकार है, वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें स्वर्ग में जगह दिला दूँगा, आप इस चीज़ को कन्फेस कर लो। तो भैया स्वर्ग में जगह दिलाना ना दिलाना यह बात की बात है, नॉर्मल लाइफ में आप इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते हो। अगर वो ऐसा बोल दे कि आपको वो वहाँ स्वर्ग में जगह दिलाएगा तब आप इन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, रेलेवेंट मानी जाएगी और आपको क्या है इस बेस पर चार्ज किया जा सकता है। ये था हमारा 25 जो हमारा बात करता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। कोई भी ऐसा कन्फेशन या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि आप पुलिस को देते हैं वो टोटली इररिलेवेंट है, मीन्स आउटराइटली रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। अब अगर आपने कोई भी कन्फेशन किसको दिया हुआ है, पुलिस को दिया हुआ है, इसका रीज़न क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस सेक्शन को यहाँ डालने का, कि अननेसेसरी ऑपरेशन है ना। पुलिस क्या होती है, डरा धमका कर अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए सामने वाले से कन्फेस करवा लेती है या फिर टॉर्चर से बचाने के लिए। इस सेक्शन को डाला गया टॉर्चर से बचाने के लिए। पुलिस बहुत टॉर्चर करती है जैसा हम लोगों को पता है। अब यहाँ बात आती है कि इंडिया और इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है इस सेक्शन को लेकर। तो इंडिया में तो आउटराइटली रिजेक्टेड है, इफ़ एनी कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर totally is irrelevant, but in England if any confession made to a police officer, then if judge feel that it is true and voluntary, then judge can admit it as a admission, as a confession, जो कि क्या हो जाएगा वो रेलेवेंट होगा और उसके बेस पर आपको चार्ज किया जा सकता है। अब इस सेक्शन का भी एक एक्सेप्शन है। अभी देखें कि मतलब सेक्शन 25 के एक्सेप्शन की बात करें तो जैसे पोटा है, टाडा है, अभी तो नहीं रहे ये एक्ट, लेकिन अगर आप इन एक्ट के अंदर चार्ज हैं और आपने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया कि हाँ जी हमारे पास AK-47 थी और मैं इस वाली जगह पर अटैक करने जा रहा था, तब आपकी स्टेटमेंट कोर्ट में एज ए एविडेंस यूज की जा सकती है, क्योंकि टाटा एंड कोटा में एग्जम्प्टेड है इस स्टेटमेंट से। आप चाहे पुलिस को दें, आप चाहे नॉर्मल पर्सन को दें, ये सारी कौन सी चीज़ें होंगी, एडमिसिबल होंगी इन द कोर्ट में। एक सीताराम का केस आता है, सीताराम वर्सेस स्टेट 1966 में। क्या होता है, एक डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के पास एक लेटर पड़ा हुआ होता है और लेटर में कन्फेस किया होता है कि हाँ जी मैंने इन्हें मारा है, हमारे इनसे जाति दुश्मनी थी। तो जो लेटर मिला होता है वहाँ कोई पुलिस नहीं होती है, इसलिए उस लेटर को एज अ एविडेंस यूज कर लिया जाता है उसके अगेंस्ट, उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने उस लेटर को लिखा हुआ था, जिसने कन्फेस किया होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कन्फेशनल FIR का। मीन्स अगर कोई भी ऐसी FIR हुई है तो हम उसको कहाँ तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ कन्फेशन। तो FIR का वही पार्ट एडमिसिबल होगा एज अ कन्फेशन जो कन्फेशन नहीं होता। मतलब
कन्फेशनल स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी जो कि हमें कहीं से ये लगे ही ना कि ये कन्फेशन दे रहा है बंदा सामने वाला, या फिर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि अंडर द स्कोप ऑफ 27 ऑफ द सेम एक्ट क्या आती है। सेक्शन 27 क्या बात करता है? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की। अभी हम आगे उस चीज़ को देखेंगे। फिर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 25 के रिगार्डिंग ऐसे कौन से लोग हैं जो कि पुलिस होंगे, या ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो जिन्हें हम पुलिस माने, किसके रिस्पेक्ट में? सेक्शन 25 के रिस्पेक्ट में। तो वो पर्सन जो रेगुलर पुलिस की यूनिफॉर्म में रहता है या पुलिस की ड्यूटी करता है, या फिर अदर पर्सन जिन्होंने पुलिस का क्लॉथ पहना हुआ है, जैसे चौकीदार हुए हमारे, होम गार्ड हुए, हमारा विलेज हेडमैन हुआ। इसी के साथ साथ जो हमारे एक्साइज ऑफिसर होते हैं वो भी पुलिस ऑफिसर होते हैं। फिर क्वेश्चन आती है क्या जो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, या जो फेरा के अंडर आते हैं, या फिर कस्टम ऑफिसर, ये भी पुलिस हैं? तो नहीं। कस्टम ऑफिसर, ऑफिसर अंडर द फेरा एक्ट एंड मेंबर ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इज़ नॉट पुलिस फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हम सेक्शन 26 की बात करते हैं। 24 में क्या रहा कि कन्फेशन कॉज्ड बाई इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस। अगर ये तीनों कंडीशन वहाँ मेंशन है तब वो क्या हो जाएगा? कन्फेशन इररिलेवेंट होगा। 25 क्या बात करता है? कोई भी ऐसा कन्फेशन जो कि पुलिस ऑफिसर को बनाया गया है या मेड किया गया है या उसके सामने किया गया है, वो भी क्या होगा? इररिलेवेंट होगा। 26 क्या कह रहा है हमारा? ऐसा कोई भी कन्फेशन जो कि पुलिस कस्टडी में किया हो वो भी क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट हो जाएगा। बट हियर इज ए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन सी है? अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं और आपने कोई भी कन्फेशन दिया हुआ है, बट वो कन्फेशन आपने दिया है इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट। अगर आपने मजिस्ट्रेट के सामने वो कन्फेशन दिया है तो चाहे आप पुलिस कस्टडी में हो या फिर कहीं और, वो क्या हो जाएगा? रेलेवेंट माना जाएगा और एज अ एविडेंस यूज किया जाएगा कोर्ट में। फिर एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अभी जैसे हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में, तो क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वो सेक्शन 26 को अफेक्ट करता है या नहीं? तो आंसर है इसका नहीं। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा वो 26 के स्कोप के बाहर है। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेस करते हैं तो वहाँ सेक्शन 26 अप्लाई नहीं होगा, चाहे आप पुलिस की कस्टडी में हो या फिर नहीं हो। फिर आता बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे एक लेडी होती है, मर्डर करती है और विलेज हेडमैन के अंडर में रहती है और उससे बोलती है कि देखो मैंने ये क्या किया है, मैंने इसका मर्डर किया है। ये भी कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाएगा। एक पुलिस ऑफिसर होता है, एक लेडी होती है, दोनों एक टांगा से जा रहे होते हैं। उसके बाद क्या कहता है वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि आप यहीं बैठो, और वो तांगे वाले को बोलता है कि आप इसको देखना। उस तांगे वाले से वो लेडी अपने क्या करती है? कन्फेस कर देती है। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट इररिलेवेंट हो जाएगी। या कोई भी ऐसा है, सपोज आप मेडिकल चेकअप के लिए गए हुए हैं, पुलिस बाहर खड़ी हुई है, डॉक्टर अंदर है। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप आप उस डॉक्टर से एडमिट कर लेते हैं किसी फैक्ट को, तो वो भी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा कन्फेशनल स्टेटमेंट से। तो ये तीन चीज़ें थी हमारे पास, सेक्शन 24, सेक्शन 25 और सेक्शन 26, जो कि बात करती हैं हमारी कि कन्फेशन जो होगा वो इररिलेवेंट होगा। अब दूसरी बात आती है कि वो कन्फेशन या ऐसी कौन से कन्फेशन हैं जो कि क्या होंगे? वो रेलेवेंट होंगे या फिर वो वॉलंटरीली कन्फेशन होंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है हमारे पास सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी रेलेवेंट। सेक्शन 27 ये कह रहा है कि हम कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक्यूज से मिली हुई है, वो कहाँ तक रेलेवेंट हो सकती है। तो जो सेक्शन 27 है वो कहता है कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट
या ऐसी कोई भी स्टेटमेंट है जिससे हमें डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का नॉलेज हो रहा है, या डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हमें मीन्स ऐसा कोई भी चीज़ जो कि हमें उस केस से रिलेटेड मिल रहा है, तो जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे उस क्राइम को कमिट किया गया है, वही उतना रिलेवेंट होगा। सेक्शन 27 में भी ये पुलिस के सामने कन्फेस हो रहा है, बट एक तरह से देखा जाए तो सेक्शन 25 और 26 का एक एक्सेप्शन है। कौन सा? सेक्शन 27, जो कि ये बात करता है कि अगर कोई भी कन्फेशन पुलिस के सामने भी किया जा रहा है या कस्टडी में किया जा रहा है जो कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट को लीड कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा? रेलेवेंट माना जाएगा। एक केस होता है इसमें पुल्लूपुरी कोटैया वर्सेस सिंपल। पुल्लूपुरी कोटैया में क्या होता है, इसका फैक्ट क्या है? ये पुल्लूपुरी होता है, इन्होंने कहता है कि जाके वहाँ कन्फेस करते हैं ये कि हमने सुवैया को मार दिया और जिस चीज़ से मारा है वो हमारे आंगन के पेड़ के नीचे छुपी हुई। पुलिस जाती है, देखती है वहाँ और उसे कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे उसका मर्डर हुआ होता है, इसका सुवैया का। पुलिस वापस आती है तो जो इसने कहा पुल्लूपुरी कोटैया ने कि मैंने सुवैया को मार दिया है और जिस चीज़ से मारा है वो हमारे घर में है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट जिस चीज़ से मारा है मीन्स ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट वाला स्टेटमेंट है सेक्शन 27 में वही ये कंसीडर किया जाएगा। मैंने ही मारा है इस चीज़ को एक्सक्लूड कर देंगे हम, किससे? कन्फेशनल स्टेटमेंट के दायरे से। इसी के साथ एक केस आता है साथ में और मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। भाई साहब इसमें क्या होता है कि ये 3 केमिकल ड्रम चुरा लाते हैं हाजी बंदर से, महाराष्ट्र में लाते तो हैं लेकिन पकड़े भी जाते हैं। पकड़े गए, इन्होंने फिर चीज़ों को कन्फेस किया। इन्होंने कहा कि हमने 3 ड्रम चुराए हुए हैं हाजी बंदर से और ये जो तीनों ड्रम हैं हमारे खेत में रखे हैं। खेत जाती है पुलिस, ड्रम लेकर आती है। यहाँ भी वही पुल्लूपुरी कोटैया वाला ही सेम सिचुएशन, वो तीनों ड्रम ही माने जाएंगे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। यही ऑब्जेक्ट हैं, ड्रम ही ऑब्जेक्ट हैं। ये कि मैंने ही चुराया है या मैंने ही रखा है, ये स्कोप से बाहर है, ये सेक्शन 27 के दायरे से बाहर है और ये इससे कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। हाँ, उस ड्रम के बेस पर इनको चार्ज किया जा सकता है, इसको कन्विक्ट किया जा सकता है। फिर आता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 कहता है कि एक तरह से देखें तो सेक्शन 24 का एक एक्सेप्शन। सेक्शन 24 में कहा गया था कि जब भी हम इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के अंदर रहते हुए कोई भी कन्फेशन करते हैं तो वही रेलेवेंट मानी जाएगी। 28 उसी का जस्ट अपोजिट है। वो ये कहता है कि जब हमें ये एहसास हो जाए कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का जो क्या था वो रिमूव हो चुकी है, वहाँ से वो सारी चीज़ें वो हट गई हैं इसके अंदर से, अब ये कन्फेस कर रहा है तो हम इसको रेलेवेंट मानेंगे, इसको एडमिसिबल मानेंगे और उसमें एज अ एविडेंस यूज किया जा सकता है। 28 ये बात कर रहा है। फिर इसी के साथ 29 आता है, जिसमें ये कह सकता है कि कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। मतलब ऐसा कोई भी कन्फेशन है जो कि अन्यथा रेलेवेंट है, अदरवाइज रिलेवेंट है, वो इररेलेवेंट इसलिए नहीं हो जाएगा क्योंकि उसको बाय द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी या बाय द यूज ऑफ ड्रंक या किसी अदर मीन्स से हमने उसको क्या किया है, ऑब्टेंड किया है। क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा कन्फेशन है जो कि कहीं ना कहीं वो रेलेवेंट होता, कभी अगर उसे हम लेते या कंसीडर करते तो वो इस वजह से इररेलेवेंट नहीं बन जाएगा। इसे कहीं चोरी से लिया गया, चुपके से लिया गया या कभी आपको ड्रंक करा कर लिया गया। तो सपोज़ कोई भी ऐसा पर्सन है जिससे ड्रंक कराया जाता है और उससे कन्फेस करवा ली जाती है चीज़ें, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेलेवेंट माना जाएगा। अब सेक्शन 30 की बात करते हैं। 30 हमारा क्या है, कन्फेशन ऑफ को-अक्यूज्ड। को-अक्यूज्ड मीन्स, को-अक्यूज्ड कौन होता है, वो पर्सन जिनका ट्रायल साथ में हुआ, किस चीज़ के लिए, सेम ऑफेंस के लिए। मीन्स
ट्रायल ऑफ वन और मोर देन वन पर्सन ज्वाइंटली, एक ही साथ साथ उनका ट्रायल हुआ है, तब वो को अक्यूज कहे जाएंगे। सेक्शन 30 का बेयर प्रोविज़न क्या कहता है? कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि एक अक्यूज ने कही हो और जो कि खुद को अफेक्ट कर रही हो और सामने वाले दूसरे अक्यूज को भी अफेक्ट कर रही हो, तब कोर्ट इसको कंसीडर कर सकता है। सेक्शन 30 में ये कहीं नहीं कहा गया कि जो एक अक्यूज्ड की स्टेटमेंट होगी वो दूसरे के लिए एविडेंस होगी, नहीं। यहाँ केवल कोर्ट कंसीडर कर सकता है, और जो सेक्शन 30 की एविडेंसरी वैल्यू है वो एज अ कोरोबोरेटिव नेचर की है। कंसीडर करेगा, दूसरे एविडेंस से उसको कॉन्ट्राडिक्ट, ये जो भी होगा कोरोबोरेट किया जाएगा। अगर सही है तो उस स्टेटमेंट को कंसीडर कर, मतलब क्या करेंगे, कंसीडर करके उसके बेस पर हम ट्रायल को आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज कोई दूसरा एविडेंस होगा तब उसके बेस पर हम चार्ज करेंगे। सेक्शन 30 में जो बात कही गई है कि ऑफेंस इंक्लूड्स अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट ऑल्सो, ऐसा नहीं कि केवल अकम्प्लिश मीन्स कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंस, अगर कंप्लीट होगा तभी नहीं, अगर साथ साथ मिलकर अबेटमेंट भी किया हुआ है या साथ मिलकर अटेम्प्ट भी किया हुआ है, तब भी क्या माना जाएगा, वो को अक्यूज माना जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी क्या देखा हमने, 27, 28, 29। 27 में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की बात थी। 28 जो कि एक एक्सेप्शन मान सकते हैं हम 24 का, कि आफ्टर रिमूवल ऑफ द इंड्यूसमेंट थ्रेट एंड प्रॉमिस इफ एनी वन टू कन्फेस देन इट इज़ एडमिसिबल इन द कोर्ट। एंड सेक्शन 29, a confession which is otherwise relevant becomes not irrelevant because the promise of the secrecy. Section 31, Section 30 talks about the confession of co-accused. एक कश्मीरा सिंह का केस हुआ था, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो अक्यूज्ड पर्सन होगा, जो कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, जितना अपने बारे में बोलेगा उतना सामने वाले के बारे में भी बोलेगा। ऐसा नहीं कि अपने में थोड़ा सा बोल ले और सामने वाले में बढ़ा चढ़ा कर बोले, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। सेम स्टेटमेंट देनी होगी अपने और उस सामने वाले अक्यूज्ड पर्सन के बारे में। एक चीज़ और इसमें देखते हैं हम सेक्शन 30 में ही, कि इससे एक देखा जाए तो गुड पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता है। रीज़न क्या क्या है? सबसे पहले तो ये ओथ पर नहीं लिया जाता है, दूसरा इसके हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर, तीसरा ये इन द ऑब्सेंस ऑफ द अक्यूज मीन्स अक्यूज प्रेजेंट नहीं होता, तब ये क्या किया जाता है, कन्फेस लिया जाता है। ये सारी चीज़ें थी। अभी बात करेंगे हम एविडेंसरी वैल्यू ऑफ द कन्फेशन। जैसा कि देखा जाए, कन्फेशन जो है एक कंक्लूसिव प्रूफ या गुड पीस ऑफ एविडेंस हम कह सकते हैं। एक सेटल प्रिंसिपल है कोर्ट का, इसमें साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इसमें आया था। ये कहा जाए कि अगर कोई भी कन्फेशन जो कि सही है या वॉलंटरली है तो उसके बेस्ड पर हम किसी भी को कन्विक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ साहू वाले केस में ये भी कहा गया था कि एक तरह से देखें तो बहुत ही क्लियर डिफरेंस है किस चीज़ में, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एंड वेट टू द अटैच्ड ऑफ दैट एविडेंस। मीन्स कौन से एविडेंस एडमिसिबल किए जाएंगे और उनका कितना वेटेज होगा, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी में साथ साथ कहा था कि जब कोर्ट कभी भी कन्फेशन के बेस पर किसी पर्सन को कन्विक्ट करेगी तो दो टेस्ट अप्लाइड करेगी। पहला कि क्या ये कन्फेशन वॉलंटरली था, हाँ, अगर कॉल वॉलंटरली है तो क्या ये सही है और ट्रस्टवर्दी है। अगर इन दोनों टेस्ट को वो पास होते हैं, कन्फेशन या कन्फेशनल स्टेटमेंट, तब इसके बेस्ड पर क्या करेंगे, हम सामने वाले पर्सन को एक्यूज्ड कंसीडर कर सकते हैं या हम उसे अब क्या बोलते हैं एक्यूज्ड घोषित कर सकते हैं। ये तो रही सारी बात ने कन्फेशन की। अब एक सवाल हमारे पास और भी आता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस
बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। जैसा कि हम देखते हैं कभी कभी एडमिशन भी हम कन्फेशन के तौर पे आ जाती हैं, कभी कभी कई ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं हमारे को एज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट मान ली जाती हैं। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? पहला डिफरेंस, कन्फेशन हमारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वर्क करता है और एडमिशन जो होगा वो सिविल प्रोसीडिंग में। उसके बाद है कि जितने भी कन्फेशन हैं वो क्या है? एडमिशन। बट जो एडमिशन है वो ज़रूरी नहीं कि कन्फेशन हो। कन्फेशन जो है वो एक देखा जाए कि स्टेटमेंट ऑफ गिल्ट, मतलब जो भी स्टेट होंगी अगर वो गिल्ट कर प्रोवाइड हो रहा है जिससे गिल्ट ड्रॉ हो रहा है तभी वो क्या माने जाएंगे? कन्फेशन माने जाएंगे और वो अगेंस्ट द अक्यूज्ड होती है। बट एडमिशन इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ स्टेटमेंट, मीन्स कहीं ऐसा नहीं है कि वो ऐसी कोई स्टेटमेंट होता जिससे गिल्ट प्रूव हो या नहीं हो तभी एडमिशन माना, नहीं, आप कुछ भी बोलिए वो क्या है? एडमिशन माना जाएगा। हाँ, जैसा कि कन्फेशन अगेंस्ट अक्यूज होता है, एडमिशन में ऐसी बात नहीं है। वो सेल्फ हार्मिंग भी हो सकता है और सेल्फ सर्विंग भी हो सकता है। फिर कन्फेशन जो है एक तरह से देखा जाए तो सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ, मतलब कन्फेशन के बेस्ड पर हम किसी को चार्ज कर सकते हैं, किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं। बट एडमिशन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ, means it's not a conclusive proof, it's work as a stopper। सेक्शन 31 बात करता है इस चीज़ की कि एविडेंस इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट इट इज़ वर्क एज अ स्टॉपर।